वेलकम एवरीबडी, मेरा नाम है जगजीवन और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉरियर जोन में। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी इंग्लिश की वो थी प्रोनाउन पार्ट 1। हम प्रोनाउंस कर रहे थे, ठीक है। प्रोनाउन पार्ट 1 हमने कर लिया है। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोनाउन पार्ट 2, ठीक है जी। तो लास्ट जो वीडियो में हमने किया था ना, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है। फिर हमने प्रोनाउन की टाइप्स में से जो सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, वो किया था। उसका हमने एक चार्ट तैयार किया था अच्छे से। उम्मीद है कि आप सबको वो समझ आ गया होगा। आज उसी चार्ट के को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो उस चार्ट के फीचर्स थे, जो उसमें सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, पॉजेसिव था, आज हम बात करेंगे कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम जो रूल करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पर्सन्स। ये ऑर्डर ऑफ पर्सन्स क्या चीज़ होता है? देखो, ऑर्डर ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक रूल होता है। ऑर्डर ये कहता है कि जब भी हम 2 या 3 पर्सन कहीं पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जो उनका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। कैसे? अब मान लो मैंने कहा कि आई, यू एंड साथ में हमने कोई थर्ड पर्सन ले लिया ही, ठीक है। चाहे यहाँ पे शी भी लिख सकते हो, ही लिख सकते हो। आई, यू एंड ही आर। अब वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन हैं, तो ऑब्वियस है प्लूरल वर्ब आएगी। आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। सो आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। अगर मैं वैसे देखूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई हमें एरर नहीं नज़र आ रही इसमें। एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी आ जाते हैं, हमें इसमें कोई भी एरर नहीं नज़र आ रही। हमें लगता है ठीक है, मैं, तुम और वो मार्केट जा रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अब यहाँ पे गलती है। गलती किस चीज़ की है? ऑर्डर की। किसके ऑर्डर की? पर्सन्स के ऑर्डर की। ग्रामर हमें ये कहती है कि जब 3 पर्सन्स कोई रल के कोई काम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो ऑर्डर रहेगा वो आई, यू एंड ही नहीं आएगा, सबसे पहले आप। ये आपने याद रखना है। क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप। हमारे घर जब कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? पहले खुद सोफे पे बैठते हैं या उसको बिठाते हैं? पहले उसको बिठाया जाता है। हम यही कहते हैं ना, नहीं पहले आप। तो आपने पहले आप का रूल याद रखना है। तो पहले आप यानी कि पहले यू। यू के बाद उसके साथ कोई पर्सन है, ही है या शी है, उसको लिखा जाएगा। यू, ही एंड, और उसके बाद किसे लिखा जाएगा? हम अपने आप को लिखते हैं यू, ही एंड आई। अब वर्ब अब भी आ रही आनी है, क्योंकि अब भी 3 पर्सन है। ये नहीं कि हम आई के लिए वर्ब लगा रहे हैं, पर्सन हमारे पास अब भी 3 ही है। सो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। द राइट आंसर इज यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। लेकिन याद रखना, ये रूल कब चलता है? जब हमारे पास सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है। आई, यू, ही हमने बात की थी, ये सिंगल हमारे पर्सन्स होते हैं। प्लूरल का रूल ये नहीं है। अगर सिंगल्स, 3 सिंगल्स को जोड़ रहे हैं हम, आई, यू एंड ही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर विल बी यू, ही एंड आई आएगा। इसी तरह के एक और सेंटेंस देखो, उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। अब मैंने लिखा कि आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब क्या हुआ? अगर मैं अब पहले वाले के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो हमें लगेगा सर पहले यू आएगा जी, यू के बाद ही और ही के बाद आई आ जाएगा। नहीं, अब ऐसा रूल नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि देखो, अब बात हो रही है लॉस की, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर तो आपका जो सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है या जर्नल सेंटेंस है, ठीक है। जनरल सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर जर्नल है ना, वो पॉजिटिव ना नेगेटिव, जैसे यही बात कर रहे हैं हम, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तो इसमें पॉजिटिविटी भी कुछ नहीं है, नेगेटिविटी भी कुछ नहीं है। अगर सिंपल सेंटेंस है, जर्नल सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हुआ, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हुआ, तो फिर ऑर्डर क्या रहता है? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो पॉजिटिव और जर्नल में ऑर्डर सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट का होता है, और नेगेटिव में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का होता है सिंगल्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लूरल की, अब प्लूरल में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? वी। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या है? यू। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है हमारे पास? दे, ठीक है। तो अब क्या रूल रहेगा? चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फिर वो हमारा जनरल सेंटेंस ही क्यों ना हो, ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड,
ठीक है। आपने बस इतना याद रखना है कि अगर सिंगल्स हैं और सिंगल में जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव या जर्नल है तो रूल चेंज होता है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है या प्लूरल का सेंटेंस है, प्लूरल पर्सन आ रखे हैं, तो ऑर्डर चेंज नहीं होएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन आएगा और उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन। तो ये तो बात हो रही थी ऑर्डर ऑफ पर्सन्स की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पर्सन्स के आगे जो हमारे पास रूल है वो देखो क्या है। इसके अगला रूल भी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जहाँ पे ना हम ये देखते होते हैं कि जज क्या रहा है। इंग्लिश में बहुत बार जब हम इंग्लिश का पेपर कर रहे होते हैं ना, तो हम जचा के उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उसको ग्रामेटिकली समझें, हम उन चीज़ों को जचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अब देखो सेंटेंस क्या है, मान लो मैंने कहा ही इज़ बेटर देन आई। ही इज़ बेटर देन आई, क्या ये सेंटेंस सही होगा कि ही इज़ बेटर देन आई? अब हमें लगेगा नहीं सर आई कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो मी आना चाहिए, ही इज़ बेटर देन मी। हम अक्सर ये सुनते हैं, अब यही पढ़ते हैं, बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे मी लिखोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। द राइट आंसर इज़ आई। अब ये क्यों आया, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो डिटेल में। यहाँ पे देन लगा हुआ है, देन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का एक बेसिक रूल होता है, कंपैरिजन का एक बेसिक रूल क्या होता है, इक्वालिटी। देखो कभी भी जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करोगे ना तो उनमें इक्वालिटी का होना जरूरी है। इज़ इट पॉसिबल कि आप बिना किसी इक्वालिटी के दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो? ठीक, मान लो हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है, किसी और बंदे के पास एक नॉर्मल फ़ोन है। मैं कह रहा हूँ यार मेरे वाला फ़ोन है तुम्हारे फ़ोन से बेटर है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? मेरा स्मार्टफोन है, उसका सिंपल फ़ोन है, उसका सिंपल की कैटेगरी में बेटर होगा, हमारा अपनी स्मार्टफोन की कैटेगरी का बेटर होगा। हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब भी कार्स वगैरह की ऐड आती है ना, तो वहाँ पर लिखा होता है बेस्ट इन द सेगमेंट। अब ये बेस्ट इन द सेगमेंट का मतलब क्या है? अगर मान लो आप ऑडी का कंपैरिजन अल्टो से कर रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? अल्टो अपने सेगमेंट में 2.5-3-4 लाख की गाड़ी में सबसे बेस्ट मानी जाती है, ऑडी अपने लग्जरी जो सेगमेंट है उसमें से बेस्ट मानी जाती है। आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब भी कंपैरिजन होगा, और हमें पता है देन आता ही कब है, जब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में इक्वालिटी का होना लाजमी है। ये चीज़ याद रखना कि जब भी कंपैरिजन होगा तो उसमें इक्वालिटी का होना लाजमी है। तो अब क्या हुआ, ही से स्टार्ट हुआ। ही कौन है, हमारा सब्जेक्ट, तो हमें पता है, हम कल चार्ट पढ़ के आए थे। तो जो सब्जेक्ट का कंपैरिजन है वो किससे होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ? अब ये खुद आप ही डिसाइड कर लो कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा या फिर सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। द राइट आंसर इज सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। सो यहाँ पे मी नहीं आएगा, सिर्फ ही इज बेटर देन आई। मान लो अगर यहाँ पे ही की बजाय यू आ जाता, यू इज बेटर देन आई कि मी। अब हम कहते हैं सर यू तो सब्जेक्ट भी होता है, यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये यू तो ऑब्जेक्ट हो सकता था, फिर हम यहाँ पे मी लिख देते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यू माना कि यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है, पर हमने बात क्या की थी, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं वो कौन होते हैं, सब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे जो हमने यू वर्ड लिखा है ये सब्जेक्ट है ना कि ऑब्जेक्ट है। तो फिर सब्जेक्ट का कंपैरिजन फिर से किससे हुआ, सब्जेक्ट से। अब एक और बात देखो, मान लो मैंने कहा आई सॉ हिम मूविंग फास्टर देन शी या फिर हर। आई सॉ हिम मूविंग फास्टर देन शी या फिर हर, ये यहाँ पे क्या है। अब देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, क्या यहाँ पे आई का कंपैरिजन हो रहा है किसी के साथ, देन तो लगा हुआ है। देन का मतलब क्या है, कंपैरिजन। जब भी आपके सेंटेंस में देन आ जाता है तो आपने जो आपकी नज़र होनी चाहिए वो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि ये कंपैरिजन है और कंपैरिजन इक्वल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आई ने क्या किया, आई ने तो सिर्फ देखा है। कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, हिम का। हिम का किसके साथ कंपैरिजन होगा, शी के साथ या फिर हर के साथ। अब देखो ही का ऑब्जेक्ट क्या था, हिम, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वर्ड। तो ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है ये सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। द राइट आंसर विल बी ऑब्जेक्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे शी नहीं आएगा। देखो ये कोई परमानेंट रूल नहीं है कि हर बार लास्ट में सब्जेक्ट ही आना है। डिपेंडिंग ऑन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट का अगर कंपैरिजन है तो वो सब्जेक्ट से होगा, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो वो ऑब्जेक्ट से होगा। इतनी बात याद रखना, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास वो है यूज ऑफ इट।
ठीक है। अब इट मैंने थोड़ा सा आपको कल ही बता दिया कि जब भी हम चाइल्ड या एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ पे इट यूज़ होता है। मान लो मैं कहता हूँ कि चाइल्ड इज प्लेइंग डैश इज वेरी क्यूट। चाइल्ड इज प्लेइंग डैश इज वेरी क्यूट, ठीक। तो अब जब मैंने ये कहा कि चाइल्ड इज प्लेइंग डैश इज वेरी क्यूट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखें या शी लिखें या फिर इट लिखें। अब हमने कल ही बात की थी, अगर आप यहाँ पे ही लिख रहे हो क्या आपको पता है कि चाइल्ड मेल है? नहीं पता ना। अगर आप यहाँ पे शी लिख दोगे क्या आपको यहाँ पे कहीं से भी इंडिकेशन होगी कि ये जो चाइल्ड है वो फीमेल है? नहीं ना। तो जब हमें पता ही नहीं कि चाइल्ड मेल है या फीमेल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट। हमने बात क्या की थी कि whenever, है ना, whenever the gender is not specified or not given तो यूज़ इट। पर ये केस सिर्फ दो ही चीज़ों पे चलता है, कहाँ पे, चाइल्ड और एनिमल वाले केस में। अगर चाइल्ड और एनिमल का हमें जेंडर नहीं दिया गया तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इट यूज़ कर लेते हैं। नॉन लिविंग में तो इट बहुत बार यूज़ होता है, इट्स अ मार्कर, है ना, इट्स अ वाइट बोर्ड, इट्स अ वॉच। लेकिन लिविंग में चाइल्ड और एनिमल के साथ इट यूज़ होता है। अब मान लो यहाँ पे लिखा आ जाता है टीचर। टीचर इज टीचिंग डैश इज टीचिंग वेरी गुड। सो टीचर इज टीचिंग डैश इज टीचिंग वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टीचर कौन है, आपको कि सर टीचर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे हम ही लगा देते हैं, तो क्या हमें पता चल गया कि ये टीचर मेल है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं टीचर मेल है कि फीमेल है। अच्छा, अगर हम शी लगा देते हैं तो हमें तो फिर नहीं पता कि ये टीचर मेल है या फीमेल है। सर यहाँ पे तो फिर इट आना चाहिए। लेकिन अभी अभी हमने क्या बात की, इट कहाँ पे यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड और एनिमल वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इट नहीं लगा सकते। तो फिर ग्रामर का रूल क्या कहता है हमें कि अगर तो जेंडर गिवन नहीं है और वो चाइल्ड और एनिमल दोनों में से कोई एक है तो इट लगाओ। अगर चाइल्ड और एनिमल नहीं है, बाकी कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बॉस लिखा हुआ आ जाता है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट कैन बी मेल कैन बी फीमेल, स्टूडेंट तो दोनों हो सकते हैं ना। मान लो जोकर लिखा आ गया तो जोकर इवन कैन बी मेल और फीमेल, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इट नहीं लगा सकते, क्योंकि हालांकि हमें पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, पर फिर भी हम इट नहीं लगाएंगे। सिर्फ दो ही रूल में इट यूज़ होता है, चाइल्ड और एनिमल। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ही। यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है कि द प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू मेल मेंबर्स, ठीक है। ये प्रायोरिटी का रूल होता है कि जब भी अगर हमें कभी कन्फ्यूज़न लगती है कि यार यहाँ पे मेल होगा कि फीमेल होगा, इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ऑलवेज व्हेनेवर जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड ना, तो इट्स ऑलवेज मेल कंसीडर किया जाता है। फिर जो रूल्स लगाए जाते हैं वहाँ पे वो सारे मेल के लगाए जाते हैं ना। मान लो मैं कहता हूँ कि टीचर इज टीचिंग डैश राइटिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे तो ही लिख दिया। अगर मान लो इसी सेंटेंस के साथ होता है कि डैश राइटिंग इज़ वेरी गुड, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे किसी टीचर की बात कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग मुझे पता है। ओके, टीचर इज़ टीचिंग डैश राइटिंग इज़ वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पे ही तो लिख नहीं सकता, हिज लिखूंगा या फिर हर लिखूंगा या फिर इट्स लिखूंगा। अब देखो फिर इट का इट्स नहीं बन सकता, क्यों, वो चाइल्ड और एनिमल वाला केस है। ही तो नहीं आना, पर क्या रूल किसका चलना है, मेल का। तो मेल के लिए फिर राइटिंग के लिए क्या यूज़ होगा, पॉजेसिव, हिज राइटिंग इज़ वेरी गुड। बात समझ आई, ठीक। तो यूजेस ऑफ इट है, बस आपने इतना याद रखना है कि चाइल्ड और एनिमल वाले केस में इट आएगा। इसके अलावा बाकी जो मर्जी लिखा जाए, जहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, हम क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ही। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल आ जाता है, नेक्स्ट रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं हमें दो दो पॉजेसिव्स क्यों चाहिए। देखो कल मैंने आपको बताया था ना कि एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ माई बुक, या मैं से ये भी कह सकता हूँ कि दिस बुक इज़ माइन। दिस इज़ माई बुक या फिर दिस बुक इज़ माइन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। ये भी पोजेशन शो कर रहा है, ये भी पोजेशन शो कर रहा है। बुक यहाँ पे भी सिंगल है, बुक यहाँ पे भी सिंगल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं कल आपको बता ही रहा था कि हमें सिंगल प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे आप बुक्स भी लिख दोगे ना कि दीज आर माई बुक्स तो भी सही है, दीज बुक्स आर माइन तो भी सही है। अगर प्लूरल में लिख दोगे तो माइन तो आना ही आना है, माई तो आना ही आना, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किस चीज़ का होता है, देखो जो हमें ग्रामर का रूल है ना, वो हमें ये कहता है कि जब आप फर्स्ट पोजीशन यूज़ करते हो, मैं से फर्स्ट पोजीशन बोल रहा हूँ जो हमने फर्स्ट में लिखे थे, जैसे माई, माइन, ठीक है, आर, आर्स, तो मैं इसको कह रहा हूँ ये है हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये है हमारा सेकंड पोजीशन। तो आपने इसी तरह याद रखना है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट पोजीशन के बाद नाउन का लिखना ज़रूरी होता है।
ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को सिर्फ यहाँ तक लिखोगे ना, मैंने कहा अभी हुज बुक इज़ दिस, आप कह रहे हो सर दिस इज़ माई, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें लिखना क्या पड़ेगा, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई मार्कर, दिस इज़ माई शर्ट। ठीक है, तो माई या कोई भी जो फर्स्ट पोजीशन है आप उसको बिना नाउन के नहीं लिख सकते, उसके बाद नाउन का लिखना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड वाले पोजीशन की, माइन वाले की, तो इसके साथ आप नाउन को लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माइन। ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, बुक वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ये लिख दोगे कि दिस इज़ माई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, माई के बाद हमेशा नाउन लिखना पड़ेगा और माइन के साथ नाउन लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बात सिर्फ यहीं तक सीमित होती तो फिर आप कहते हैं सर हम सेकंड वाला यूज़ कर लेते हैं जी, लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं है, फर्स्ट की क्या ज़रूरत है। देखो, जब हमें दो पोजीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पड़ती है जब भी हमने रेपिटेशन को हटाना होता है। अब ये रेपिटेशन को हटाने का रूल क्या होता है हमारे पास। अब मान लो मैंने कहा आपको माई हाउस इज बिगर देन यू, फॉर एग्जाम्पल। अब फिर से हम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो देन आ गया, देन का मतलब क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किस में होगा, इक्वालिटी में। ठीक, तो मैंने किसका कंपैरिजन किया, मेरे घर का, किसके साथ, आपके साथ। मैंने कहा कि मेरा घर ना तुम्हारे से बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना। घर का कंपैरिजन किसी बंदे के साथ नहीं हो सकता। मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, ये हम लिख सकते हैं, तो यानी कि यू तो नहीं आएगा। अब मैंने कहा माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अब कंपैरिजन इक्वल हो गया कि माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। लेकिन कंपैरिजन इक्वल करने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे हाउस वर्ड रिपीट हो रहा है, 2 बार हाउस वर्ड आ रहा है, और इंग्लिश में जो रेपिटेशन होती है वो गलती होती है। ठीक है, ये याद रखना कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार सेम नाउन आ जाता है ना, तो इसे इंग्लिश में रेपिटेशन माना जाता है और ये गलत हो जाता है। सो माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं योर हाउस को हटा देता हूँ, सिर्फ योर लिखा रहने देता हूँ, माई हाउस इज बिगर देन योर, इसमें क्या गलती है। अब देखो, योर कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन का रूल क्या होता है कि उसके बाद नाउन का आना जरूरी है। अब अगर तो मैं यहाँ पे नाउन को लिख देता हूँ तो रेपिटेशन हो जाती है। अगर मैं नाउन नहीं लिखता तो पोजीशन की गलती है कि फर्स्ट के बाद तो नाउन आना जरूरी है, आप इसे अकेला लिख नहीं सकते। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस लेवल पे आके हमें ज़रूरत पड़ती है सेकंड पोजीशन की, क्योंकि हमें पता है सेकंड के साथ नाउन आए चाहे ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। तो जब भी कंपैरिजन होगा इस तरह की कैटेगरी में, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सेकंड पोजीशन लिखना पड़ता है। एक तो ये हो गया, एक इसका और रूल होता है। अब मान लो इसी को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ की। मैंने कहा हर शूज़ आर ब्राइटर देन माई शूज़। हर शूज़ आर ब्राइटर देन माई शूज़, तो अभी से हमें पता चल गया गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि शूज़ और शूज़ रिपीट हो रहा है। अकेला शूज़ हटा देंगे तो माई तो फर्स्ट पोजीशन है, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, तो अब हमें राइट आंसर पता चला क्या आएगा, माइन आ जाएगा। समझाइए बात, हमें 2 पोजीशंस क्यों चाहिए होते हैं, हमें 2 पोजीशंस इसलिए चाहिए होते हैं ताकि जब ऐसी कोई चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमें नाउन, कई बार ऐसा भी सेंटेंस बन जाता है कि हम एक ही नाउन को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते होते, तो फिर एक जगह पे हम क्या लगा देते हैं, सेकंड पोजीशन लगा देते हैं। ठीक है, एक जगह पे हम फर्स्ट पोजीशन लिख के साथ में नाउन लिख देते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव मैंने कल आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव्स होते हैं जब अपनी ही हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बस आपने इसका ये याद रखना है भी ये कहाँ पे लगाए जाते हैं। मैंने कहा आई विल टीच यू, ये एक बेसिक सेंटेंस है। अब मान लो जैसे फर्स्ट डे है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भी ठीक है, अभी हम ऐसा ऐसा आपको पढ़ाएंगे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसमें डेली मैं वीडियो डालूंगा। तो कोई बंदा मेरे से कमेंट करके पूछ रहा है सर पक्का आप ही कंटिन्यू करोगे ना, पक्का आप ही कंटिन्यू करोगे। तो मैं कहा हाँ यार, मैं खुद कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को, मैं खुद। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। मैंने कल कहा था है ना, एक हमने बात की थी, हाँ यार मैंने अपने लिए ये काम करना है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। जब मैंने ये कहा,
एक तो मैंने कहा यस आई माई सेल्फ विल टीच यू, आई माई सेल्फ विल टीच यू, ठीक है। यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये क्या है, दैट इज़ एन एम्फेटिक। मैंने अपने ऊपर स्ट्रेस डाल के ये बात कही है, बेफिक्र हो यार मैं खुद तुम्हें टीच करूँगा, है क्या, तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। एक मैं कह रहा हूँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एक मैं कह रहा हूँ तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। क्या है, कुछ नहीं, बस एक एम्फेसाइज है, एक एम्फेटिक है, एक स्ट्रेस दिया मैंने आपके ऊपर। तो वो जो एम्फेसाइज है वो कहाँ पे आता है, याद रखना वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। जब भी आपने कोई भी एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करना है तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। लेकिन एक मैंने कहा यू विल स्टडी फॉर योरसेल्व्स, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, ये तुम अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो, ठीक है। यू विल स्टडी फॉर योरसेल्व्स, यहाँ पे स्टडी वर्ब है और वर्ब के बाद जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इतनी सी बात इसमें याद रखने वाली है कि जो एम्फेटिक्स हैं वो हमेशा वर्ब से पहले लगाए जाते हैं और जो रिफ्लेक्सिव्स हैं वो हमेशा वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, ठीक। मैं कई बार होता है ना, हमें आपको भी टीचर ने बहुत बार कहा होगा कि तुम मेरे लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो, तुम तो अपने लिए पढ़ रहे हो। तुम अपने लिए जब कोई काम कर रहे हो तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। तुम खुद वो काम कर रहे हो तो वो क्या है, एम्फेटिक। और एम्फेटिक्स वर्ब से पहले लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव्स वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो जो हमारा चार्ट था जो हमने कल किया था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट करना है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है प्रोनाउंस की। अब जो सेकंड टाइप है हमारे पास उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इसमें 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बड़े सिंपल से हैं, आपको ऑलरेडी पहले आते भी होंगे। दिस और दैट ये दोनों किसके लिए होते हैं, सिंगल्स के लिए। दीज एंड दोज दोनों किसके लिए होते हैं, प्लूरल के लिए। जो दिस है हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स और जो दैट है हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह जब हम दीज की बात करते हैं तो दीज यूज़ होता है फॉर द नियर वन ऑब्जेक्ट्स और दोज यूज़ होता है फॉर द फार ऑब्जेक्ट्स। कॉमन सी बात है, 2 हमारे पास सिंगल्स हैं, 2 हमारे पास प्लूरल्स हैं और उसमें से एक नियर एक फार है। उसी तरह फिर प्लूरल में से एक नियर है एक फार है। आपने सुना होगा दिस इज़ माई पेन, एक मैं कह रहा हूँ दैट इज़ माई पेन। दूर की बात है तो दैट है, नियर की बात है तो दिस है। लेकिन जो हमें एग्ज़ाम में आएगा ना, तो हमें एग्ज़ाम में सिर्फ इतनी सी बात नहीं आनी। एग्ज़ाम में हमें मेजर जो चीज़ आती है वो है यूज़ ऑफ दैट, बाकी इतना कुछ नहीं आता। हमें एग्ज़ाम में एक मेजर चीज़ आती है यूज़ ऑफ दैट। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट कब यूज़ होता है। अब देखो अभी भी मैंने कंपैरिजन का रूल करके आए थे। मैंने कहा क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना इज़ टॉलर दैन फरीदकोट। क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना, ठीक है, ये लुधियाना एक सिटी का नाम है, फरीदकोट भी एक सिटी का नाम है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, सिटी नेम्स हैं। तो क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना इज टॉलर देन फरीदकोट। अब क्या हुआ, फिर से देन आ गया और हमारा दिमाग कहाँ पे चलना चाहिए कि देन है, कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन होगा तो इक्वालिटी में होगा, अगर इक्वालिटी में होगा तो हमने देखना है कि क्या ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से सेम बैठ रहा है। मैंने यहाँ पे किसका कंपैरिजन किया है, लुधियाना का क्लॉक टावर, और मैंने उसको कंपेयर किससे कर दिया, पूरी की पूरी सिटी से, फरीदकोट से। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मान लो मैं कहता हूँ कि जो मुंबई का बीच है ना, जो मुंबई का बीच है वो गोवा से बड़ा है, इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना। मुंबई का बीच गोवा के बीच से बड़ा है ये तो हो सकता है, पर मुंबई का बीच गोवा से बड़ा है ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो उसी तरह क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना जो है वो फरीदकोट से टॉलर हो ही नहीं सकता, वो फरीदकोट के टावर से टॉलर हो सकता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना इज टॉलर देन द क्लॉक टावर ऑफ फरीदकोट। लेकिन अब क्या हुआ, रेपिटेशन आ गई। हम पहले ये रूल कर चुके हैं कि 2 बार क्लॉक टावर हम यूज़ नहीं कर सकते, रेपिटेशन तो कर नहीं सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये कोई लिविंग प्रोडक्ट्स भी नहीं है कि हम सेकंड वाला पोजेसिव यूज़ कर लेंगे। पहले हमने वहाँ पे सेकंड पोजेसिव किया था, माइन यूज़ कर लिया था, है ना, आर्स यूज़ कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो लिविंग थे। हम पहले प्रोफेशनल जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस थे वो कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो नॉन लिविंग चीज़ है, यहाँ पे सेकंड पोजेसिव तो यूज़ होना नहीं। तो अब क्या होगा, इस रेपिटेशन को हटाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, दैट।
रूल पुराने वाला ही है, वो लिविंग के लिए था, ये नॉन लिविंग के लिए है। सो राइट आंसर विल बी क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना इज टॉलर देन द, अब क्योंकि दैट लग गया तो द नहीं आएगा, ठीक है। क्लॉक टावर ऑफ लुधियाना इज टॉलर देन दैट ऑफ फरीदकोट। दैट का मतलब क्या हुआ, क्लॉक टावर ऑफ फरीदकोट, क्योंकि हम दो बार क्लॉक टावर को यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला रूल यूज़ ऑफ दैट ये है कि जब भी हमारे पास कंपैरिजंस आते हैं तो चीज़ों को फिर इक्वल करने के लिए हमें दैट यूज़ करना पड़ता है। एक सेकंड रूल होता है कि अगर कभी भी ऑल लिखा जाए, सम लिखा जाए, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लिखी आ जाए, ये तीन मेजर वर्ड्स होते हैं, ऑल, सम। वैसे तो फ्यू भी होता है, नन भी होता है, नथिंग भी होता है, पर ये एग्ज़ाम में कम आते हैं। जो मेजर जो तीन चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में वो है ऑल, सम या फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री। अगर आपके सेंटेंस में कभी भी ये लिखी आ जाती हैं और उसके बाद अगर WH वर्ड लिखा जाता है, हु, वट, वेयर, व्हेन वाला, तो कभी भी WH वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ अ WH वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट। कैसे, एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा यू मे टेक बुक डैश यू लाइक, यू मे टेक बुक डैश यू लाइक। तब यहाँ पे जो ब्लैंक हमने फिल करनी है वो WH वर्ड से फिल हो जाएगी। यू मे टेक बुक विच यू लाइक, जो बुक आपको पसंद है आप वो ले सकते हो, यू मे टेक बुक विच यू लाइक। लेकिन एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ना यहाँ पे एनी लिख दिया, यू मे टेक एनी बुक, ठीक है, यू मे टेक एनी बुक। क्या अब हम विच लिखेंगे? नहीं, अब हम विच नहीं लिख सकते, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट, क्योंकि एनी भी इन्हीं वर्ड्स की कैटेगरी का एक वर्ड है। ऑल, सम, एडजेक्टिव, फ्यू, नन, नथिंग, एनी, कि जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद कभी भी WH वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। मान लो मैं कहता हूँ द बिगेस्ट रॉक विच वी सॉ देयर, ठीक है, आगे कुछ भी और है, द बिगेस्ट रॉक विच वी सॉ देयर वॉज नाउ नॉट अपीयर्ड ओवर हियर या वट एवर। लेकिन अब क्या हुआ, बिगेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, बिगेस्ट क्या है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, तो इसके बाद WH वर्ड नहीं आ सकता, फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट लिखना पड़ेगा। द बिगेस्ट रॉक दैट वी सॉ हियर, ठीक, ये बात समझ आई। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, ऑल, सम, फ्यू, नन, नथिंग, एनी, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, इनके बाद कभी भी WH वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ अ WH वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे दैट यूज़ कर लेते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। देखो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे पास रूल बनेगा या जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है जी हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है? देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि डेफिनेट किसे कहा जाता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, डिफाइन, श्योर। इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ? जो एग्जैक्ट नहीं है, जो श्योर नहीं है। सिंपल सी बात है, इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ? जो एग्जैक्ट नहीं है, जो श्योर नहीं है। अब जो चीज़ श्योर नहीं है, अब देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या था? जो नाउन की जगह पे आए। तो अब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो नाउन की जगह पे तो आए पर वो हमें एग्जैक्ट गिनती या काउंटिंग या कुछ ना बता पाए। जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है, मान लो फिर वही ऑल, सम, फ्यू, ठीक है। एक मैंने कहा कि 5 सीट्स आर लेफ्ट, 5 सीट्स आर लेफ्ट। 5 क्या है? एक नाउन है, ये एक पर्टिकुलर नाउन है हमारे पास, हमें पता है कि प्रॉपर 5 है। अब मैंने क्या किया, 5 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? फ्यू के साथ। फ्यू ने 5 को रिप्लेस कर दिया, उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, यानी कि वो क्या बन गया? वो प्रोनाउन बन गया। लेकिन क्या अब हमें फ्यू ये बता पा रहा है कि फ्यू कितने होते हैं? ये तो नहीं बता पा रहा, ठीक है। तो फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, कॉमन सी बात है, अभी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट कितनी हमें नहीं पता चला। वो प्रोनाउन तो बन गया क्योंकि उसने नाउन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा कि 36 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, 36 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो मैंने क्या किया, 36 को रिप्लेस करके कह दिया ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो ऑल में इतनी तो कैपेसिटी है कि वो 36 को रिप्लेस कर देगा, वो नाउन को रिप्लेस कर देगा। वो प्रोनाउन तो बन गया, पर कौन सा प्रोनाउन बन पाया? वो इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो हमें एग्जैक्ट गिनती नहीं बता पाते, इन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। इसके बिहाफ पे जो हमें रूल्स आएंगे ना, वो क्या होते हैं? इसके बिहाफ पे रूल आने वाला है हमें एक तो
सम एंड एनी का, यूजेस ऑफ सम और एनी, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है रूल, ठीक है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर ही सम और एनी का रूल है, हमने ये करना है। देखो मैं इसको बड़े सिंपल वे से आपको करवाऊंगा। मैंने कहा आई हैव डैश मनी, तो हम सबको पता होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, हम सबको पता है सर यहाँ पे तो सम आना है जी, हमें नहीं पता क्यों आना है, पर हमें ये पता है क्योंकि हम वो अगेन फिर हम क्या कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं या कह लो जचा रहे हैं, पता है भी एनी तो आ नहीं सकता यहाँ पे, आई हैव एनी मनी तो गलत हो जाएगा सर, आई हैव सम मनी। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आई डोंट हैव डैश मनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी आ जाएगा। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव सम मनी नहीं होता, आई डोंट हैव एनी मनी, ये तो जचाने वाली बात है। एक मैंने अब लिखा डू यू हैव डैश मनी, अब बताओ क्या आएगा, डू यू हैव डैश मनी, डू यू हैव एनी मनी के सम मनी, डू यू हैव एनी मनी, क्यों आया मैं आगे बताता हूँ। एक मान लो मैं कहता हूँ विल यू हैव, यहाँ पे आएगा सम मनी, विल यू हैव सम मनी, फिर आ गया डोंट यू हैव सम मनी, ठीक है। हुआ क्या, रूल क्या चलता है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, सिंपल कॉमन, अगर आपका सिंपल कॉमन पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सम, और अगर आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें एनी यूज़ करेंगे। ये बेसिक बात होती है कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज़ होता है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी। हालांकि सम का मतलब क्या होता है, कुछ थोड़ा सा, एनी का मतलब क्या है, वो भी कुछ ही है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। डू यू हैव एनी मनी, सिंपल कॉमन, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल कॉमन बेसिक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें भी क्या होगा, एनी। इसे कहते हैं रिक्वेस्ट इंटेरोगेटिव। अगर जो हमारे सेंटेंसेस विल से स्टार्ट होकर क्वेश्चन पुट करते हैं ना, एक तो फ्यूचर वाले सेंटेंस होता है कि विल यू गो देयर, वो नहीं, अगर एक और रूल होता है कि अगर आप विल से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो तो इसे कहते हैं रिक्वेस्ट इंटेरोगेटिव। अब ये रिक्वेस्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो मैं आपसे दो क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। दूसरा क्वेश्चन है यार थोड़े से पैसे होंगे, यार थोड़े से पैसे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, आई एम जस्ट ओनली कन्फर्मिंग दैट वेदर यू हैव मनी और नॉट, मुझे नहीं चाहिए पर तुम्हारे पास है कि नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। सेकंड में क्या है, मैं पूछने के साथ साथ उसको मांग भी रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे थोड़े से दे ही दो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। लास्ट में क्या आ गया, डोंट, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है, क्या बात तुम्हारे पास थोड़े से पैसे भी नहीं हैं, नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है, तो भी क्या यूज़ होगा, सम। तो बेसिकली हमने याद क्या रखना है कि अगर तो सिंपल नेगेटिव आ जाए या सिंपल इंटेरोगेटिव आ जाए, सिंपल नेगेटिव या सिंपल इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम एनी यूज़ करेंगे, बाकी हर बार क्या यूज़ हो रहा है, सम। इससे भी एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आपके सेंटेंस में एक तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या आ रहा है, एनी आ रहा है। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके सेंटेंस में इफ़ लिखा जाता है, जो एग्ज़ाम में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है। अगर आपका सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है या इफ़ के बाद आपने सम और एनी को डिसाइड करना है, तो इफ़ के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एनी। चाहे फिर वो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव का ही क्यों ना हो, हम इफ़ के बाद हमेशा एनी यूज़ करते हैं। कैसे, अब मान लो मैं कहता हूँ इफ़ यू नीड सम हेल्प लेट मी नो इट, इफ़ यू नीड सम हेल्प, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, मुझे लगा सम आना चाहिए, पर क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ, इफ से, तो राइट आंसर विल बी इफ़ यू नीड एनी हेल्प, चाहे फिर वो सेंटेंस पॉजिटिव का ही क्यों ना हो जाए। देखो अगर तो सेंटेंस में इफ़ नहीं लगा तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, एनी, बाकी सब में क्या आएगा, सम। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में इफ़ लगा जाता है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो इंटेरोगेटिव है, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ आ गया तो उसके बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, उसमें यूज़ होगा एनी। क्लियर ये बात। इंडेफिनिट नाउन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमारे पास क्या होता है, जैसे ईच, एवरी, either, neither, any, none, ठीक है। ये वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आइदर, नाइदर और एनी, नन में से आते हैं।
अब देखो इस चीज़ को समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे पास है क्या। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। अब बांटने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैनर चलता है 1 by 1 या 1 at a one टाइम या 1 by 1। एक तो मैं ऑल भी कह सकता था। ऑल और ईच में फ़र्क देखो क्या है, या एवरी में फ़र्क देखो क्या होता है। मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स कम आउटसाइड, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कम आउटसाइड, सारे बच्चे बाहर आ जाओ। एक मैं कह रहा हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कम आउटसाइड, अब भी तो बात तो वही है ना, सारे बच्चे बाहर आ जाओ। फ़र्क है, जब मैं कहूँगा ऑल, ऑल का मतलब होता है ऑल टुगेदर, एक साथ सारे बाहर आ जाओ। ईच का मतलब क्या होता है? 1 by 1, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। पता हमें यहाँ पे भी नहीं है कि ईच में कितने लोग हैं, ऑल में भी पता नहीं थे कितने लोग हैं, पता ईच में भी नहीं है कितने लोग हैं, पर यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक एक करके। अब मान लो जैसे टीचर है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है, चलो सारी क्लास खड़ी हो जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू, क्योंकि सभी ने एकदम खड़े हो जाना है, सभी ने एक साथ खड़े हो जाना है, तो वो है ऑल ऑफ यू। एक मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ना सभी की नोटबुक्स चेक करनी है, सभी की नोट्सबुक्स चेक करनी है। अब जब टीचर नोटबुक चेक करेगा, क्या वो सभी की एक साथ ही नोटबुक चेक कर जाएगा? नहीं ना, वो जो काम होने वाला दैट इज़ 1 by 1। तो जब हम 1 by 1 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? ईच या फिर एवरी यूज़ होता है, ठीक है। उस तरह आइदर, नाइदर, एनी, नन होते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें एग्जाम में आने वाली चीज़ है, वो देखो क्या है। वो बात ये है कि जो आइदर और नाइदर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं, और जो एनी और नन है ये मोर देन 2 के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और आइदर यूज़ होता है पॉजिटिव में, नाइदर यूज़ होता है नेगेटिव में। उसी तरह एनी यूज़ होगा पॉजिटिव में, नन यूज़ होगा नेगेटिव में, ठीक है। अब एग्ज़ाम में किस तरह की एग्जांपल्स आती हैं इस चीज़ को लेके? मान लो लिखा आ गया आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, वो कुछ आगे कर रहे हैं, आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स कैन डू दिस जॉब, है ना। आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स कैन डू दिस जॉब, क्या ये मैंने सही लिखा? अब आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स नहीं, क्यों? देखो बात हो रही है 3 लोगों की, 3 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पे आइदर वर्ड नहीं यूज़ करना, मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है? एनी। द राइट आंसर विल बी एनी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, ठीक। अब मैं यहाँ पे नन यूज़ कर सकता हूँ, नन भी तो मोर देन 2 होता है, पर अब देखो आइदर क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को रिप्लेस कौन करेगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव ही रिप्लेस करेगा ना, तो पॉजिटिव है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? पॉजिटिव करेगा। सो एनी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, ठीक। हम यहाँ पे आइदर नहीं लिख सकते क्योंकि वो मोर देन 2 है, हम यहाँ पे नन नहीं लिख सकते क्योंकि वो नेगेटिव बन जाएगा। उस तरह मान लो लिखा आ गया नन ऑफ यू बोथ कैन डू दिस थिंग, डू दिस जॉब, ठीक है। नन ऑफ यू बोथ कैन डू दिस जॉब, नन ऑफ यू बोथ, हमें पता है कि बोथ कितने होते हैं? बोथ तो 2 लोगों को कहा जाता है। अगर 2 लोगों को कहा जाता है, 2 लोगों की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे नन आना चाहिए? क्या यहाँ पे नन आना चाहिए? 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे नन नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइदर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 लोगों के लिए क्या यूज़ होना है? नाइदर। और क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे नाइदर लिख रहे हैं, आइदर नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो ये है हमारी मेन बात। यहाँ तक क्या हुआ, हमने आज काफ़ी थोड़ा सा फास्ट किया है लेक्चर को, ताकि हम इधर उधर की बातें मत करें, हम डायरेक्ट क्या करें, अपने जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ फोकस करें। अब एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह का भी लिखा आ जाए, अगर हमें कंसेप्ट समझ आ जाता है तो हम कंसेप्ट से उस चीज़ को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। एक बार ये दोबारा देख लो आप, फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं क्या करना है हमने। एक बार से चेक कर लो। ओके, तो यहाँ तक जो है हमारे आज जो प्रोनाउन है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारे पास इतनी ही टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा टफ था, उसके लिए हमने पूरा एक लेक्चर लगा दिया। इसके बाद आज हमने पर्सनल प्रोनाउन के भी कुछ थोड़े से पार्ट्स किए। इसके बाद तो जल्दी जल्दी हमने जो काम किया है, ये वो रूल्स हैं सारे के सारे जो एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ ही आते हैं। प्रोनाउन में कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, ठीक है। ये कोई हैवी टॉपिक नहीं है, बड़ा ईजी सा टॉपिक है। और यहाँ तक ये सारा चैप्टर होने के साथ ही 2 हमारे लेक्चर बनते हैं प्रोनाउन के, नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये करने के बाद आपका जो प्रोनाउन टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें नेक्स्ट करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारी वीडियो पे नए आए हैं, जिन्होंने वॉरियर जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ वॉरियर जोन को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपने क्या करना है, हमारा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको लाइक किया करो, इसमें कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि जो हमारा वर्क है वो कितना का एप्रिशिएटेबल है। थैंक यू वेरी मच।